नैना, ये क्या कर रही हो तुम? आपको दिखाई नहीं दे रहा दीदी? मैं यहाँ वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही हूँ। वो तो दिखाई दे रहा है, और ये भी अच्छे से दिखाई दे रहा है कि तुम मेरी वॉशिंग मशीन का किस तरह से इस्तेमाल कर रही हो। किस तरह कर रही हूँ? जैसे एक मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए वैसे ही तो कर रही हूँ। नहीं, तुम जरा ठीक से इस्तेमाल करो इस मशीन को। ये देखो, ये बटन तुमने खुला ही छोड़ दिया। तुम्हारे हाथ में ये मशीन दे दी तो तुम तो 2 दिन में इसे खराब करके रख दोगी। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मुझे वॉशिंग मशीन चलानी ही नहीं आती। तुम्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे तुम्हें मशीन सचमुच नहीं चलानी आती। वैसे आप ये तो बताइए, आप इस मशीन का इतना ध्यान क्यों रख रही हैं? इतना ध्यान तो आप परिवार के सदस्यों का भी नहीं रखती। इस वॉशिंग मशीन को मैं अपनी शादी पर दहेज में लाई थी, तो इसका ध्यान तो मुझे रखना ही होगा। ओहो, तो ये बात है। लेकिन दीदी, ये तो है ही एक मशीन, इसका इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब बहस मत बढ़ाओ और ध्यान से कपड़े धो। मशीन खराब नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आराम से आपकी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोऊंगी। आप इतना जाकर घर के बाकी काम निपटाइए। इसके बाद काजल वहां से किचन की ओर चली जाती है। थोड़ी देर बाद नैना कपड़े धोकर किचन की ओर आती है। ये क्या दीदी, ये आपने क्या किया? क्या कर दिया मैंने? मैंने तो कुछ भी नहीं किया नैना। ये देखिए, ये फ्रिज आपने खुला ही छोड़ दिया है। आप इसे ठीक से बंद करना भूल गई। नहीं नहीं, मैंने तो इसे ठीक से बंद किया था। लेकिन दीदी, ये फ्रिज बंद नहीं हुआ है। ये देखिए, यहाँ से ये फ्रिज खुला हुआ है। गलती से हो गया होगा। चलो छोड़ो और तुम अपने काम पर ध्यान दो। ऐसा कैसे छोड़ो दीदी? पता है आपको ये कितना महंगा फ्रिज है? अगर ये फ्रिज खराब हो गया तो? ओहो, ये फ्रिज ऐसे खराब नहीं होते हैं नैना। तो क्या ये फ्रिज आपको बताकर खराब होगा? अभी जब मैं आपकी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर रही थी तब तो आप बहुत ध्यान से देख रही थी मुझे, और अब जब आप मेरे फ्रिज को ऐसे खुला छोड़ देती है तब आप कह रही हैं कि इस बात को जाने दो। अच्छा, तो ये फ्रिज तुम्हारा है? जी हाँ, इस फ्रिज को मैं अपने दहेज में लेकर आई थी। अच्छा ठीक है, मैं आगे से तुम्हारे फ्रिज का दरवाजा ठीक से बंद कर दिया करूंगी। बस, मुझे आप पर भरोसा नहीं है दीदी। आप मेरा ये महंगा फ्रिज खराब कर दोगी। अगर ऐसा है तो मुझे भी तुम पर कौन सा भरोसा है नैना। मुझे भी लगता है कि तुम मेरी वॉशिंग मशीन को खराब कर दोगी, क्योंकि तुमसे भी मेरी वॉशिंग मशीन ठीक से चलानी नहीं आती। हाँ ठीक है, तो आप ही उसे चला लीजिएगा आगे से। ठीक है, आज के बाद तुम मेरी वॉशिंग मशीन को हाथ भी मत लगाना, और आप भी अब से मेरे फ्रिज को हाथ नहीं लगाना। ठीक है, ठीक है, तो ये तय हुआ। आज से ना मैं आपकी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करूंगी और ना ही आप मेरे फ्रिज को हाथ लगाएंगी। हाँ हाँ ठीक है। जैसे ही काजल और नैना ये फैसला लेते हैं, उनकी सास किचन में आ जाती है। क्या हुआ? किचन से इतनी आवाजें क्यों आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों आपस में लड़ाई कर रही हो। नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं हुआ। हाँ माँ जी, हम कहाँ लड़ रहे हैं, हम तो बस बातें कर रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, थोड़ा धीरे आवाज में बातें करो, और हाँ, आज जल्दी खाना बना लेना। ठीक है माँ जी। अगले दिन। नैना, ओ नैना। जी माँ जी, कहिए। ये कुछ कपड़े हैं और ये बेडशीट भी है, इन्हें भी आज कपड़ों के साथ धो देना। क्या? इतने सारे कपड़े धोने हैं? आप कपड़े धोने का काम काजल दीदी को क्यों नहीं दे देती माँ जी? उसे तो मैंने दोपहर का खाना बनाने का काम दे रखा है, इसीलिए तू ये सारे कपड़े धो ले। अच्छा ठीक है माँ जी। नैना कपड़ों का ढेर लेकर कपड़े धोने के लिए आगे बढ़ती है। माँ जी ने इतने सारे कपड़े धोने के लिए दे दिए हैं, और काजल दीदी ने मुझे वॉशिंग मशीन को हाथ लगाने से भी मना कर रखा है। क्या करूं? लगता है ये सारे कपड़े मुझे बिना वॉशिंग मशीन के ही धोने पड़ेंगे। इसके बाद नैना बिना वॉशिंग मशीन के ही सारे कपड़े धोना शुरू करती है, और कपड़े धोते धोते थक जाती है।
हे भगवान, इतने सारे कपड़े धोकर तो मेरी कमर ही अकड़ गई। ऊपर से मेरे हाथ भी कितने रूखे हो गए हैं। अभी तो इन कपड़ों को सुखाना भी है। इसके लिए भी मैं वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकती। मुझे इन कपड़ों को छत पर सुखाना होगा। अगर इतनी तेज धूप में मैं छत पर गई तो कहीं काजल दीदी जैसी काली ना हो जाऊं। मगर क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही। फ्रिज और मशीन का झगड़ा भी तो मैंने ही शुरू किया था। एक तरफ नैना तो अपने फैसले को लेकर पछता ही रही थी, तो दूसरी तरफ काजल का भी कुछ यही हाल था। उफ, कितनी गर्मी है। इतनी देर से मैं किचन में काम कर रही हूँ। एक ग्लास ठंडा पानी पी लेती हूँ। काजल ठंडा पानी लेने के लिए फ्रिज खोलने ही वाली थी कि तभी उसे सब याद आता है। अरे, मैंने तो नैना के इस फ्रिज को हाथ लगाने से भी मना किया था। मैं इस फ्रिज का पानी नहीं पी सकती, लेकिन गर्मी भी तो बहुत है। चुपके से ठंडा पानी पी ही लेती हूँ, मगर नैना अचानक किचन में आ गई तो रह नहीं देती हूँ। काजल अपने आप से बात ही कर रही थी कि तभी नैना भी किचन में आ जाती है। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पी लेती हूँ, तभी राहत मिलेगी। अरे हाँ, फ्रिज में तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी रखी है। आइसक्रीम खाकर तो और मजा आ जाएगा आज। नैना फ्रिज से पानी और आइसक्रीम लेकर चली जाती है। अच्छा हुआ मैंने इसका फ्रिज नहीं खोला, नहीं तो फिर से बहस शुरू कर दी थी नैना। वैसे आइसक्रीम खाने का मन तो मेरा भी कर रहा है। मैंने भी ना बहुत बड़ी गलती कर दी कल, जो नैना को प्यार से नहीं समझाया। अगर नैना वॉशिंग मशीन से कपड़े धो भी लेगी तो क्या ही होगा। अब ना ही वो फ्रिज को हाथ लगाने दे रही और ना मैं उसे अपनी वॉशिंग मशीन को छूने दे रही हूँ। जैसे तैसे नैना और काजल का आज का दिन तो बीतता है और नया दिन शुरू होता है। अगले दिन फिर सुमित्रा नैना को आवाज लगाती है। नैना, ओ नैना बहू। माँ जी, आज भी मुझे कहीं ढेर सारे कपड़े धोने का काम ना सौंप दे। कहाँ रह गई बहू? अब तक नहीं आई? मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। सुमित्रा खुद नैना के पास जाती है। मैं तुझे इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? वो मैं काम कर रही थी माँ जी। आप कहिए ना माँ जी, आप मुझे क्यों बुला रही थी? मैंने धुलने वाले सारे कपड़े बाहर रख दिए, जल्दी से उन्हें धो दे। अच्छा ठीक है माँ जी। इसके बाद नैना कपड़े धोने के लिए जाती है। जिसका डर था वही हुआ। माँ जी ने मुझे कपड़े धोने का काम पकड़ा ही दिया, लेकिन बिना वॉशिंग मशीन के इन कपड़ों को धोना किसी सजा से कम नहीं। इससे अच्छा तो मैं काजल दीदी से माफी मांग लूं और उनसे वॉशिंग मशीन चलाने की परमिशन ले लूं। नैना किचन की ओर काजल से माफी मांगने के लिए जाती है। वहाँ नैना देखती है कि काजल फ्रिज से निकालकर आइसक्रीम खा रही है। ये क्या दीदी, ये आप क्या कर रही है? नैना को अचानक किचन में देखकर काजल हड़बड़ा जाती है। अरे कुछ नहीं, मैं तो बस, ये फ्रिज मैंने नहीं खोला, ये तो माँ जी ने खोला था। कोई बात नहीं दीदी, आप तो बेकार में घबरा रही हैं। आप आराम से आइसक्रीम खा सकती हैं। क्या? हाँ दीदी, और अब से आप मेरा फ्रिज भी इस्तेमाल कर सकती है। बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ, अब से ये फ्रिज मेरा ही नहीं आपका भी है, और मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए। नहीं नैना, दरअसल गलती तो मेरी भी है। मैं भी अपनी वॉशिंग मशीन को लेकर कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी। तुम भी मुझे माफ कर दो। तो इसका मतलब मैं आपके वॉशिंग मशीन को यूज कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम मेरी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकती हो। अरे वाह, थैंक यू सो मच दीदी। इस तरह वॉशिंग मशीन और फ्रिज पर शुरू हुई देवरानी जेठानी की लड़ाई खत्म होती है और दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने फायदे के लिए आपस में सुलह कर देती हैं। कपिल ने देविका से शादी कर ली है और वो दरवाजे पर देविका को लेकर खड़ा है। कपिल ने तो शेरवानी पहनी है, लेकिन देविका ने डकैतों के कपड़े पहने हैं और हाथ में बंदूक लिए खड़ी है और उसकी सास उसका स्वागत कर रही है। आओ बेटा, इस कलश को पैर मारकर अंदर आओ। पैर क्यों मारना है? इसे सीधा गोली ही मार देती हूँ। अरे नहीं बेटा, गोली नहीं मारना है, बस थोड़ा सा पैर से इसे गिराकर अंदर आना है। ये
शगुन होता है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। देविका जोर की लात मारती है और कलश जाकर सामने दीवार पर लगता है। ये देखकर सास और पति हैरान हो जाते हैं। अरे पैर मारना था, गोल नहीं करना था देविका। कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ, अंदर आ जाओ। आज बहुत खुशी का दिन है। मेरे इकलौते बेटे ने शादी कर ली और मेरी बहू को घर ले आया। खुश तो मैं भी बहुत हूँ मम्मी जी कि आखिर मुझे भी रहने के लिए घर मिल गया। क्या मैं अपनी तरह से खुशियाँ मना सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। ये अब तुम्हारा ही घर है, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। देविका अपनी बंदूक उठाती है और हवा में एक फायर कर देती है। उसकी सास और पति देखते रह जाते हैं। रात में देविका अपने कमरे में बैठी हुई है, तभी उसकी सास वहाँ आती है। देखो बेटा, अब तुम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ बातें समझा देती हूँ जिससे तुम्हें आसानी होगी। जी कहिए सासू माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? बेटा, पहले तुमने कैसी जिंदगी जी है मैं जानती हूँ। तुम एक डकैत थी, लेकिन अब तुम एक सुहागन हो। तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए तुम्हें एक पत्नी और एक बहू की तरह रहना होगा। ये जिस तरह से तुमने कपड़े पहने हैं, ये सब छोड़ना होगा और एक साधारण लड़की की तरह कपड़े पहनने होंगे और उसी की तरह जिंदगी जीनी होगी और अपने पति को खुश रखना होगा। इन कपड़ों में क्या परेशानी है मम्मी जी? कम से कम मैं दूसरी लड़कियों की तरह छोटे कपड़े तो नहीं पहनती और मुझे तो ऐसे ही कपड़े पहनना पसंद है। मैंने कपिल से पहले ही कह दिया था मैं एक ही शर्त पर शादी करूंगी कि मुझे मेरा रहन सहन बदलना नहीं पड़े। मैं समझ रही हूँ बेटा, लेकिन तुम भी समझने की कोशिश करो। हर लड़के को ऐसी ही लड़की पसंद होती है जो सच संवर कर रहे, सूट पहने, साड़ी पहने और उसके साथ पत्नी की तरह व्यवहार करे। लेकिन कपिल ने तो मुझे ऐसे ही पसंद किया था मम्मी जी। उसने मुझसे प्यार का इजहार इसलिए तो किया था क्योंकि मैं उसे पसंद आ गई थी। अगर उसे मेरा ऐसे रहना पसंद नहीं होता तो वो मुझसे शादी क्यों करता? आप फिक्र मत कीजिए, उसे खुश रखना है ये मैं देख लूंगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था, इसलिए समझा दिया। बाकी तुम खुद समझदार हो। इतना बोलकर सास चली जाती है और तभी कपिल कमरे में एंटर करता है और देखता है कि देविका ने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले। अरे ये क्या देविका, तुमने अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं किए? आज हमारी पहली रात है, कम से कम दुल्हन की तरह तैयार तो हो जाती। जब मैंने शादी के फेरे लेते समय दुल्हन की तरह कपड़े नहीं पहने तो अब क्यों पहनूंगी? और तुम्हें कब से मुझे दुल्हन की तरह देखने का चस्का लग गया? जब तुमने मुझसे शादी के लिए वादा किया था तब तो कहा था कि मैं जैसी हूँ वैसी ही तुम्हें पसंद हूँ, फिर अब क्या हो गया? अरे ऐसी बात नहीं है देविका, बस मैं तुम्हें दुल्हन की तरह सजते हुए देखना चाहता था, इसीलिए कह दिया। मुझे नहीं पसंद वैसे रहना। चलो मैं सो रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। देविका सो जाती है और उसका पति उसका मुंह देखता रह जाता है। अगले दिन सास किचन में चाय बना रही होती है, तभी बहू उतर कर आती है। बहू ने रात वाले ही कपड़े पहने हैं, बाल बिखरे हुए हैं और सीधा बिस्तर से उठकर किचन में आ जाती है। उसे देखकर सास चौंक जाती है। अरे बहू, तुम सीधा उठकर किचन में आ गई। जाओ पहले नहा लो, तैयार होकर फिर आना। नहीं सासू माँ, मुझे इतनी जल्दी नहाने की आदत नहीं है। लाओ मुझे चाय और रोटी दे दो, पहले मैं भरपेट खाऊंगी, उसके बाद जाकर नहाऊंगी। बेटा, कम से कम ब्रश तो कर लेती और कपड़े तो बदल लेती। कपिल भी आता ही होगा, तुम्हें ऐसे देखकर उसे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे ब्रश करने की आदत नहीं है सासू माँ, और कपिल को अच्छा नहीं लगता तो ना लगे। मैं हर कदम उसके हिसाब से थोड़ी ना चलूंगी। आप मुझे चाय रोटी देते हो या मैं बाहर से जाकर ले आऊँ? अच्छा अच्छा देती हूँ, रुको। उसकी सास उसे चाय और ब्रेड देती है, जिसे देखकर उसको गुस्सा आ जाता है। लगता है आपको सुनाई कम देता है। मैंने चाय और रोटी मांगी थी, ये आपने मुझे क्या दिया? ये सब खाने की आदत नहीं है मुझे। ऐसे ही चलता रहा तो मैं ज्यादा दिन इस घर में नहीं रह पाऊंगी सासू माँ। पत्नी को माँ से ऊंची आवाज में बात करता देख वहाँ पर कपिल भी आ जाता है और उसे अच्छा नहीं लगता। ये तुम मम्मी से कैसी बात कर रही हो देविका? वो मेरी माँ है, तमीज से बात करो उनसे। बड़े आए माँ वाले, मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं है? पहले तो बड़े मेरे आगे पीछे घुमा करते थे, तुम्हें मेरी यही आदतें अच्छी लगती थी और अब तुम्हें ये बातें परेशान कर रही है। देविका, अब हमारी शादी हो चुकी है, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति, और अब हमें पति पत्नी की तरह इस घर में रहना होगा और तुम्हें इस घर में बहू की तरह। मेरी माँ की इज्जत करो यार, वो जो तुम्हें समझाती है उस बात को समझो। अरे वो तुम्हारे भले के लिए कहती है। किसी को मेरा भला सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना भला करना आता है और ज्यादा किसी ने मेरा भला सोचा तो मुझे बंदूक चलाना भी आता है, भूलना मत। इतना बोलकर देविका गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उसका पति और सास उसे जाते हुए देख रहे होते हैं। अगले दिन
देविका की सास उसे कपिल का टिफिन देती है। बहू, ये टिफिन कपिल को दे दो, वो ऑफिस जा रहा है, उसे प्यार से बाय भी करना। एक पत्नी को अपने पति की जरूरत का ध्यान रखना चाहिए। देविका बिना मन से वो टिफिन लेती है और ले जाकर कपिल के हाथ में थमा देती है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो तुम बिल्कुल मेरी पत्नी लग रही हो। इसी तरह से मेरी माँ की बात भी मानती रहोगी ना, तो बहुत जल्दी एक अच्छी पत्नी और बहू बन जाओगी। तुम्हें पता है ना, मैं एक बहुत अच्छी डकैत थी। सिर्फ तुम्हारे प्यार में पड़कर मैंने वो डकैती छोड़ दी और अब तुम मुझे अच्छी बहू और बीवी बनने का पाठ सिखा रहे हो। मुझे आदत नहीं है किसी से दब कर रहने की। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता देविका, तुम्हें समझाना बेकार है। कपिल गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। रात में सास बहू टीवी देख रही होती हैं। तभी सास देविका को समझाती है, बेटा कपिल सो गया क्या? पता नहीं, सो गया होगा। बेटा तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए, उसके साथ समय बिताना चाहिए, उसे समझना चाहिए, उसकी पसंद की चीज किया करो ताकि उसे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगे। मम्मी जी, आप क्या हर वक्त मुझे समझाती रहती हैं? अब मैं हर वक्त उसके पीछे पीछे तो नहीं चल सकती ना, और मैं क्यों उसकी पसंद की चीज करूं? उसे वही चीज पसंद है जो मुझे बिल्कुल नहीं है। अब बताओ आप मैं कैसे करूं? गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए ये सब करना पड़ता है बेटा। वो भी तो कुछ चीज ऐसी करता है ना जो तुम्हें पसंद है, लेकिन उसे नहीं, तो तुम भी उसके लिए किया करो। ऐसे ही तुम दोनों का रिश्ता मजबूत होगा। मुझसे ये सब नहीं होता मम्मी जी। उसे निभाना है तो निभाए, नहीं निभाना तो ना निभाए, लेकिन ये सब नहीं कर पाऊंगी। मैं जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। देविका उठकर चली जाती है और उसकी सास निराश होती है। अगले दिन शाम को दरवाजे की घंटी बजती है। देविका दरवाजा खोलती है तो देखती है उसका पति दूसरी शादी करके दरवाजे पर खड़ा है अपनी पत्नी के साथ। हे भगवान, ये तुमने क्या किया कपिल? दूसरी शादी कर ली? तभी उसकी सास वहाँ आती है। कपिल और उसकी दूसरी पत्नी रश्मि उनके पैर छूते हैं। मम्मी, हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए, हमने शादी कर ली। कपिल बेटा, तुमने दूसरी शादी कर ली, वो भी अपने बचपन की दोस्त रश्मि से। लेकिन क्यों बेटा? तो मैं क्या करता मम्मी, इस देविका से शादी करके तो मैं बर्बाद ही हो गया। मैं ऐसे नहीं रह सकता था, इसीलिए मैंने अपने बचपन की दोस्त से शादी कर ली। ये तुमने अच्छा नहीं किया कपिल। मेरे रहते हुए तुमने दूसरी शादी की है, ये कानूनन जुर्म है। मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि हमने शादी रजिस्टर नहीं करवाई थी। इस हिसाब से तो हमारी शादी हुई नहीं है। और रश्मि के साथ मैंने अपनी शादी पहले ही रजिस्टर करवा ली है और रश्मि ही मेरी पत्नी है, तुम नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कपिल? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तुमने तो मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे और इसीलिए तुम मुझे इस डकैती की दुनिया से निकालकर इस खूबसूरत दुनिया में लाए थे। फिर तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है देविका, और मैंने तो अपना हर वादा निभाया था, लेकिन तुमने अपना एक भी वादा नहीं निभाया। अरे तुम तो मेरे साथ ऐसे रह रही थी जैसे मैं कोई तुम्हारा लगता ही नहीं हूँ। ना तुमने मुझे कभी प्यार दिया, ना कभी प्यार से बात की। अरे यहाँ तक कि तुम तो मेरी माँ से भी बदतमीजी करती हो। ऐसे में मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता था? मम्मी जी, आप कुछ नहीं कहेंगी? आप हमेशा मुझे समझाती रहती थी। देखिए आपके बेटे ने आज क्या किया है। मैं क्या करूँ बेटा, मैं इसे कुछ नहीं बोल सकती। मैं तो तुम्हें समझा समझा कर थक गई थी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने तुम्हें शादी के पहले दिन से ही समझाया था कि अब पुरानी जिंदगी भूलकर नई जिंदगी में कदम रखो। एक नई नवेली दुल्हन की तरह, पत्नी की तरह, बहू की तरह रहो। खुद को सजाओ संवारो और अपने पति की जरूरत का ध्यान रखो। लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, फिर ये तो होना ही था। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, अब मैं आ गई हूँ ना। मैं अपने पति की हर जरूरत का ध्यान रखूंगी। उनकी सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक सब कुछ अपने हाथ से करके दूंगी। आपको पूरा सम्मान दूंगी और इस घर को हमेशा सजा कर रखूंगी। तू चुप हो जा चुड़ैल। तू कौन होती है मेरे घर को सजा कर रखने वाली और मेरे पति के लिए काम करने वाली? ये सब मेरा हक है, मेरे अलावा ये सब कोई नहीं कर सकता। कौन से हक की बात कर रही हो तुम? वो हक जो तुमने कभी जताया नहीं। क्या तुमने आज तक कभी मुझे एक गिलास पानी के लिए भी पूछा है? क्या तुमने कभी मेरी पसंद का कोई काम किया है? बताओ। देविका रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे साथ ऐसा मत करो कपिल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मानती हूँ। नादानी में मुझसे गलती हो गई है, लेकिन अब मैं एक अच्छी पत्नी और बहू बनकर दिखाऊंगी। जैसे तुम कहोगे वैसे ही करूंगी, लेकिन प्लीज ये सब मत करो। देविका कपिल के पैर पकड़ने लगती है। उसकी सास उसे उठाती है। अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? उठो, मेरी बात सुनो।
रोना बंद करो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कपिल ने दूसरी शादी नहीं की है। ये सब एक नाटक था ताकि तुम्हें सही रास्ते पर लाया जा सके। हाँ देविका, ये तो बस हमने एक नाटक किया था ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो सके। और ये मेरी पत्नी नहीं है, अरे ये तो मेरी बचपन की दोस्त है रश्मि, जो मेरे पड़ोस में रहती है। जब इसे मैंने अपनी परेशानी बताई तो ये मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गई थी। हाँ देविका, हमें माफ कर दो। हमें ये सब करना पड़ा क्योंकि हम तुम्हें सही रास्ता दिखाना चाहते थे। कपिल तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें छोड़कर कभी किसी और के पास नहीं जाएगा। वो अपने पति होने के सारे फर्ज निभा रहा है। बस अब बारी तुम्हारी है। तुम भी उसकी पत्नी बनकर दिखाओ और अपने सारे फर्ज निभाओ। मुझे माफ कर दीजिए कपिल। मम्मी जी, नादानी में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आप लोगों से वादा करती हूँ अब मैं एक अच्छी पत्नी और बहू बनकर दिखाऊंगी। सभी खुश हो जाते हैं। घर में नई बहू आने की तैयारियां चल रही थी। सब बहुत खुश थे। तो दूसरी तरफ पूजा, जो इस घर की देवरानी बनने जा रही थी, उसके मन में भी बहुत सी बातें चल रही थी। पता नहीं मेरे ससुराल में सब कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, घर कैसा होगा। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो। कल मेरी शादी है, कल से मेरा ससुराल ही मेरा घर होगा। लगता है कोई बुला रहा है, जाकर देखती हूँ। पूजा तो अपने होने वाले ससुराल कैसा होगा यही सोचकर बहुत नर्वस हो रही थी। और उसके ससुराल में उसकी होने वाली जेठानी शीतल और सास मिलकर उसके आने की तैयारियां कर रहे थे। माँ जी, मैं आंगन को फूलों से सजा देती हूँ। हाँ, अच्छे से सजा दे और दीवारों पर लाइट भी लगा दे। रात में जलेगी तो अच्छा लगेगा। हाँ माँ जी, इन्हें भी यहाँ लगा देती हूँ। घर को ऐसा सजा दे कि होने वाली बहू घर देखते ही खुश हो जाए। आप चिंता मत कीजिए, नई बहू की खुशी के लिए मैंने बहुत से इंतजाम कर रखे हैं। मैंने तो अपनी होने वाली नई देवरानी के लिए गिफ्ट भी खरीदे हैं। अरे वाह वाह, नई बहू बहुत ही भाग्यशाली है जो उसे तेरे जैसी जेठानी मिलने जा रही है और आपके जैसी अच्छी सास भी। आखिरकार पूजा की शादी धूमधाम से सुशीला के बेटे अजय से हो जाती है और पूजा नई नवेली दुल्हन बनकर सुशीला के घर पर आती है, जहाँ सभी घर वाले उसका खुशी से स्वागत करते हैं। आओ पूजा आओ, आज से ये तुम्हारा घर है। बताओ कैसा है? दीदी, घर तो बहुत अच्छा है। और इनसे मिलो, ये हैं इस घर के शरारती सदस्य गोलू और चिंटू। ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं। ये दोनों बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। हाँ हाँ, शुरुआत में तो सबको बच्चे प्यारे लगते हैं, मगर जब तुम इन लोगों के साथ रहोगी और इनकी शरारतें देखोगी तब जानोगी इन्हें। हाँ 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 दीदी, अच्छा दीदी। हाँ, और इनसे मिलो, ये है तुम्हारी सास और जो इस घर में तुम्हें माँ की कमी नहीं होने देगी। पूजा अपनी सास के पैर छूती है। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बहू, सौभाग्यवती भवा। चलो अब मैं तुम्हें घर की रसोई दिखाती हूँ। शीतल, नई बहू को अब बाकी घर बाद में दिखाना। बहू थक गई होगी, अब उसे थोड़ी देर आराम करने दे। अरे हाँ पूजा, तुम थक गई होगी, ऐसा करो तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। कल तुम्हारी पहली रसोई है तो कल ही तुम्हें मैं रसोई दिखा दूंगी। ठीक है दीदी। पूजा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और अगले दिन अपनी पहली रसोई कैसी होगी इस बारे में सोचने लग जाती है। अगले दिन, आज तो ससुराल में मेरी पहली रसोई है, जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, कहीं देर ना हो जाए। पूजा जल्दी से तैयार हो जाती है कि तभी शीतल उसके पास उसे बुलाने आती है। पूजा, क्या तुम तैयार हो गई हो? पता है ना, आज तुम्हारी पहली रसोई है, मगर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शीतल पूजा को रसोई की तरफ ले जाती है। पूजा अपनी ससुराल की रसोई जब पहली बार देखती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि रसोई कमरे से भी बहुत बड़ी होती है। पूजा देखो, आज से ये है तुम्हारी रसोई, जहाँ तुम अपने परिवार के लिए खाना बनाओगी। क्या दीदी, ये रसोई है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? अच्छी नहीं लगी तुम्हें? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, मतलब इतनी बड़ी रसोई, ये तो कमरे से भी बड़ी है दीदी। हाँ ये तो है, हमारे घर की रसोई बहुत बड़ी है। और ऐसा क्यों है ये भी तुम जल्द ही समझ जाओगी। अब बातें बाद में करेंगे, पहले कुछ बना लेते हैं। ऐसा करो,
सबके लिए हलवा बना दो। ठीक है दीदी। शीतल पूजा को खाने का सामान देती है। ये लो पूजा, ये सूजी, ये रही चीनी और ये है घी, और जो भी जरूरत हो तो बता देना। ये क्या है दीदी, इतना सारा सामान, इसमें से कुछ कम कर लीजिए। नहीं नहीं पूजा, इतना सामान मैंने अपने घर के लोगों के हिसाब से ही दिया है। घर में बहुत सारे सदस्य हैं, सबको तुम्हारे हाथ का हलवा मिलना चाहिए ना। अच्छा ठीक है। पूजा आज पहली बार इतने सारे लोगों के लिए कुछ बना रही थी। अब समझ आया, इतनी बड़ी रसोई इसलिए है क्योंकि यहाँ परिवार बहुत बड़ा है। मगर मुझे पता नहीं हलवा कैसे बनेगा, सबको पसंद आएगा या नहीं। ओह, क्या सोच रही हो पूजा? कुछ नहीं दीदी, पूजा सबके लिए हलवा बनाती है। सबको पूजा के हाथ का हलवा बहुत पसंद आता है। नई बहू के हाथ में तो जादू है, जादू। आज से घर की रसोई तू ही संभालेगी बहू। हाँ पूजा, हलवा बहुत अच्छा बना है। अब तो रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारी। देवरानी आने के बाद मैं भी तो कुछ आराम कर लूं। चाची चाची, मुझे और हलवा चाहिए। मगर बच्चों, हलवा तो खत्म हो गया है। देखो पूजा, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा हलवा बनवा रही थी। चलो कोई नहीं, अब कल से भरपूर खाना बनाना। ठीक है दीदी। इस तरह पूजा को रसोई घर की जिम्मेदारी मिल जाती है और वो कल से खाना बनाने के काम में जुट जाती है। आज मुझे सबके लिए खाना बनाना है। पहले सब्जी काट लेती हूँ और फिर सब्जी चूल्हे पर चढ़ाकर आटा गूंथ लूंगी। पूजा खाना बनाना शुरू करती है और खाना बनाने से पहले ही वो थक जाती है। इतना सारा खाना बनाने का तो आदत है ही नहीं मुझे। मैं तो अभी से ही थक गई हूँ और अभी तो रोटियां भी बनानी है। तभी वहाँ शीतल आ जाती है। क्या हुआ पूजा, खाना बनाने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है तुम्हें? नहीं दीदी, लाओ मैं रोटियां बनाने में तुम्हारी थोड़ी मदद कर देती हूँ। इसके बाद शीतल पूजा की मदद करती है। और कितनी देर लगेगी दीदी? इतनी रोटियां तो बन गई हैं। अरे ये तो चुटकियों में खत्म हो जाएंगी। तुम नहीं जानती, घर के सदस्यों की डाइट यहाँ 2-2 रोटियों से काम नहीं चलता। सब लोग कम से कम 8-8 रोटियां खाते हैं, इसलिए ज्यादा राशन की भी जरूरत होती है। और यही वजह है कि हमारे घर की रसोई कमरे से भी बड़ी है। यहाँ सारा सामान आ जाता है। क्या? और नहीं तो क्या। पूजा और शीतल आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ गोलू और चिंटू भी आ जाते हैं। मम्मी मम्मी, भूख लगी है, मम्मी खाना चाहिए। पूजा, बच्चों के लिए खाना लगा दो और फिर बाद में सबके लिए लगा देना। ठीक है दीदी। जाओ बच्चों, बाहर बैठो, तुम्हारी चाची तुम्हारे लिए खाना लेकर आ रही है। ओके मम्मी। पूजा सबके लिए खाना लगाती है। सब लोग खाना खाते हैं और बाद में बची रसोई के काम को देखकर पूजा का सिर चकरा जाता है। यहाँ तो सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है और बर्तन भी इतने सारे हैं और रसोई इतनी बड़ी है, इसकी सफाई करते करते तो पूरी रात यहीं बीत जाएगी। पूजा जैसे तैसे रसोई का सारा काम निपटाती है और सोने चली जाती है। अगले दिन, अरे आज अलार्म नहीं बजा। घर में सब लोग क्या सोच रहे होंगे? आज नाश्ता बनाने में देर हो गई है मुझे। पूजा आज देर से उठी थी और उठते ही रसोई की तरफ जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि शीतल रसोई में काम कर रही है। अरे दीदी, आप यहाँ? मुझे माफ करना, मुझे आज उठने में देरी हो गई है। कोई बात नहीं पूजा, आज मैंने सबके लिए नाश्ता बना दिया है। दिन का और शाम का खाना तुम बना देना। ठीक है दीदी। पूजा रोज अपने ससुराल में रसोई संभाल रही थी और अकेले ही सबके लिए खाना बनाने लगी। शादी से पहले उसने कभी इतने ज्यादा लोगों का खाना नहीं बनाया था, इसलिए वो रोज रोज इतना काम करके परेशान हो गई थी और धीरे धीरे उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। एक दिन, आज खाने में सबके लिए कुछ हल्का बना देती हूँ। ऐसा करती हूँ, खिचड़ी बना देती हूँ। पूजा रसोई में खड़ी ये सोच ही रही थी कि तभी वहाँ शीतल आ जाती है। आज क्या बना रही हो पूजा? दीदी, आज मैं सबके लिए खिचड़ी बना रही हूँ। नहीं पूजा, और कुछ बना लो। गोलू और चिंटू को खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा करो, फ्रिज में जो सब्जी रखी है वो बना लो। अच्छा ठीक है। शीतल ऑर्डर देकर वहाँ से चली जाती है। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे, और ऊपर से गोलू और चिंटू की फरमाइशें पूरी करो। ये बच्चे कोई मामूली बच्चे नहीं हैं। 4 लोगों का खाना अकेले खा जाते हैं। आप सब्जियाँ काटो, फिर रोटी बनाओ,
हाय, मैंने शादी क्यों कर ली। एक दिन ज्यादा काम करने से पूजा की हालत खराब हो जाती है। पूजा का इलाज करने घर पर डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर पूजा के बीमार पड़ जाने का कारण ज्यादा काम और टेंशन बताते हैं। माँ जी, पूजा की इस हालत के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि हम ही लोग हैं। उसके घर में आते ही हमने उसे इतनी बड़ी रसोई संभालने को दे दी। तू सही कह रही है बहू, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें उस पर नहीं सौंपनी चाहिए थी। मैं भी देवरानी के आते ही बेफिक्र हो गई थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब से रसोई का सारा काम दोबारा मैं ही संभाल लूंगी। सारा बोझ तुझ पर आ जाएगा, ये भी तो सही नहीं रहेगा ना बहू। तभी पूजा भी बोल पड़ती है, दीदी की मदद के लिए मैं हूँ ना, ज्यादा ना सही थोड़ा काम तो मैं भी कर सकती हूँ। आखिर रसोई भी तो इतनी बड़ी है, कोई अकेले कैसे संभाल सकता है। वैसे ये बात तो तुमने सही कही पूजा, कमरे से बड़ी रसोई संभालने के लिए 2 लोग तो चाहिए होंगे, लेकिन पहले तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ, उसके बाद ही तुम रसोई में कदम रखोगी, ठीक है ना। हाँ पूजा, बड़ी बहू सही कह रही है, अभी तो आराम कर। ठीक है माँ जी। इस दिन के बाद देवरानी जेठानी दोनों मिलकर रसोई संभालती है और खुशी खुशी साथ मिलकर रहती है और कहानी भी खत्म हो जाती है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।